सीधे चलते हैं विले पार्ले, जहां पर राहुल मौजूद हैं और राहुल जनता के बीच हैं। हम तो स्टूडियो में हैं। राहुल मुस्कुराइए, अब जनता के बीच है, चुनाव का मौका है, स्थिति है बीजेपी के अनुकूल है सब कुछ। जी वाकई यहाँ पर हम समुद्र के बेहद नज़दीक मुंबई में हैं और यहाँ पर तैयारी चल रही है बीजेपी के खेमे में जीत की। जश्न की तैयारी लगभग अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब मंत्रालय दूर नहीं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं इस खास कार्यक्रम में जुड़े हमारे मेहमानों से। हम शुरू करेंगे सांसद पूनम महाजन से, बीजेपी की सांसद हैं। संजय झा कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। श्वेता पारुलेकर शिवसेना से हमारे साथ इस वक्त। राहुल नावरेकर हैं एनसीपी से, और चुनाव विशेषज्ञ कुमार केतकर और मेरे सहयोगी साहिल जोशी। कुमार केतकर साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ने इस तरह का रिजल्ट शायद कभी नहीं देखा। इंडिया टुडे सिसेरो ग्रुप ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि 133 सीटें, मतलब कि जीत के बहुत नज़दीक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती नजर आ रही है। क्या ये जो ओपिनियन पोल है आपके खुद के एनालिसिस से मेल खाता है, या आपको लगता है कि बहुत आश्चर्यजनक नतीजा होगा? ये आश्चर्यजनक इतना ही है कि उन्होंने फिगर्स ऑफ सीट्स दिए हैं, ये आश्चर्यजनक है। ट्रेंड जो दिखाया है, मूड जो दिखाया है, वो मुझे लगता है करेक्ट है, लेकिन वो मूड ट्रांसलेटेड इनटू सीट्स 133 होगा या 110 होगा या 155 होगा, मैं नहीं कह सकता। आप कह रहे हैं लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती नजर आ रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, नरेंद्र मोदी का वो हो रहा था कि हम अकेले लड़ेंगे, एकला चलो शिवसेना। वो मोदी की स्ट्रैटेजी होगी, आप कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने युति तोड़ दी, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी है, तो आप एक नया ही सीक्रेट रिवील कर रहे हैं। नहीं, तो पर उन्होंने फैसला किया कि हम अकेले लड़ेंगे, और फिलहाल पूनम महाजन अकेले जाएंगे, ये कहने का मतलब उन्होंने उनको देख के लग रहा है कि एकला चलो की शायद जो आपकी रणनीति थी वो कामयाब हो सकती है। देखिए, रणनीति जिस प्रकार से लिए हर कोई पार्टी आज एकला चलो के रणनीति पे चल रहा है, उस पार्टी की रणनीति इतनी होनी चाहिए कि हम डेवलपमेंट, कौन से मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं चुनाव, हम किस प्रकार से लड़ रहे हैं, हम गवर्नेंस के विषय पे लड़ रहे हैं चुनाव। अभी हम आगे ये देखना चाहते हैं जिस प्रकार से देश का समर्थन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को एक क्लियर मैंडेट के रूप से मिला है, वही महाराष्ट्र में मिले। तो जैसे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, जिस प्रकार से प्रदेश आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे भी महाराष्ट्र आगे बढ़े, इस रूप से रणनीति लेके आगे चल रहे हैं। बड़ा महंगा पड़ा, आखिर में 10 सीट पर आके फंस गई थी बात। अगर दे दी होती बीजेपी को 10 सीट तो शायद शिवसेना की ये नौबत ना होती। नहीं, अभी मैंने यहाँ सुना कि वो अकेले ही जाना चाहते थे, तो शिवसेना का कोई सवाल ही नहीं था। हम लोग तो पहले से ये कह रहे थे कि उद्धव जी प्रोस्पेक्टिव सीएम कैंडिडेट हैं, और हम 150 चाहते थे, जैसे हम सपोर्ट कर रहे थे मोदी जी को एट द सेंटर, और बहुत अच्छी जीत हासिल की बीजेपी ने, और वैसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे महाराष्ट्र में। तो हमें कोई 44 सीटें संजय झा कांग्रेस को मिली नेशनली लोकसभा के चुनाव में, 30 पे आ गए हैं महाराष्ट्र के चुनाव में। लगता है कि कांग्रेस की टीम बैटिंग ही नहीं कर पा रही है। नहीं, देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन होगा। हमने 2 बार यहाँ चुनाव जीती हैं और अच्छा काम किया है, और इस बार भी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार का जो चुनाव है वो एक अजीब व गरीब चुनाव है, क्योंकि इस बार 5 पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो इसका नतीजा पर इसका कोई भी अनुमान करना काफ़ी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। मैं समझता हूं कि पृथ्वीराज जी का नेतृत्व, हमारा प्रदर्शन, महाराष्ट्र, इस बात को कोई भी नाकार नहीं सकता है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र भारत का सबसे नंबर 1 स्टेट हो चुका है, और इसमें तो इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है? देखिए, मैं यही बताना चाहूंगा कि लोग आज यही पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में, ये अच्छे दिन कहाँ हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं अच्छे दिन कहाँ हैं। तो मोदी जी इसीलिए प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, उनके पास कोई नेता ही नहीं है। ये आरोप लगेगा कि आपने मोदी की, बीजेपी की मदद की। अगर आपने जॉइंट फाइट दी होती, जैसे बिहार में लालू और नीतीश और राहुल ने मिल के दी, तो मोदी और बीजेपी इतनी आसानी से जीतते नहीं। आपने मदद की मोदी को। शरद पवार साहब को एक थैंक यू नोट भेजना चाहिए। राहुल जी, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, मगर आज आप देखेंगे तो हर एक पार्टी बोल रही है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों को मदद कर रही है। तो अगर हम कॉमन फैक्टर है और सब अगर हमें चाहते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र की जनता भी यही चाहती है, और महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि फिर से एक बार महाराष्ट्र में अच्छे शासन के लिए, प्रगति के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की सरकार आए, और महाराष्ट्र को फिर एक बार प्रगति के रास्ते पे ले चले। पर एक जो बड़ी अजब चीज है इस पोल में संजय, वो ये है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे एनसीपी पर,
इरिगेशन स्कैम से लेके तमाम जो महाराष्ट्र के स्कैम थे, ज्यादातर उसमें एनसीपी के लोग मिले। लेकिन अगर हम आंकड़े देखते हैं तो 49% मानते हैं कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। बीजेपी 17, एनसीपी 10, शिवसेना 5, एमएनएस 2। तो ऐसे कैसे हुआ कि मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी मतलब लोकसभा चुनाव के बाद एकदम खत्म सी हो गई? नहीं, मैं तो आपके ओपिनियन पोल की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठाऊंगा। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जी को सब लोग मानते हैं और आप सब मानेंगे इस बात को कि यदि भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी एक नेता ने कि पूरे भारत में देखिए उन्होंने कड़े जो कदम उठाए उन्होंने उठाए हैं। और मुंबई में रियल एस्टेट या बिल्डर लॉबी जो भ्रष्टाचार के जो बिल्कुल एक पुतला है, उन पर उन्होंने बहुत बड़ा रोक लाया है। और उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर प्रगति जिस तरीके का लगातार महाराष्ट्र और आगे बढ़ा है, इसका पूरा श्रेय कांग्रेस को ही आना चाहिए। पर साहिल, महाराष्ट्र की राजनीतिक हकीकत यह है कि 160 सीटों पर तो बीजेपी का वजूद है ही नहीं। जो सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी लड़ी ही नहीं है, उसके बावजूद अगर 133 सीटें निकाल जाती है तो मतलब मोदी कि ये बहुत बड़ी जीत होगी। बीजेपी से ज्यादा ये मोदी वन मैन सुपरमैन आर्मी है इस वक्त महाराष्ट्र में। ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस वक्त गठबंधन तोड़ने का फैसला हुआ उसके 2 दिन के बाद तुरंत ये फैसला होता है कि नरेंद्र मोदी 24 रैली करेंगे। ये आज तक कभी नहीं हुआ था महाराष्ट्र में। इसका मतलब है पहले से ही प्लान रेडी था। इसका जर्नलिस्टिक सेंस ये कहता है कि एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी कभी भी गठबंधन में लड़ना नहीं चाहते थे। शिवसेना ने कोशिश की, लेकिन शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी है मुझे लगता है कि जिनको वो चाहते थे कि गठबंधन हो और किसी ना किसी तरीके से सत्ता तक पहुंचे, वो जो नहीं हो पाया। लेकिन जो 160 सीटों की आप बात कर रहे हैं उसमें साफ स्ट्रेटेजी बीजेपी ने पहले से तैयार की थी, यह नजर आता है। क्योंकि 55 लोगों को वो एनसीपी से लेके आए, कांग्रेस से लेके आए या शिवसेना से लेके आए, उनको टिकट दे दिए गए। कोंकण में कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट एनसीपी में गया था, वहां पर उसको टिकट नहीं मिला तो तुरंत बीजेपी में आकर उसने टिकट लिया। तो ये साम दाम दंड भेद पूनम जी कि यहां से इंपोर्ट करो, वहां से चोरी करो, जहां से मिले कैंडिडेट सबको लेके आ जाओ, किसी तरीके से टीम पूरी हो जाए। आपकी तो टीम भी पूरी नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी में हर किसी का हम सम्मान करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है, आप कह रहे हैं टीम मोदी की जीत। जब लोगों ने बाहर आके चुनाव में वोट दिए और एक अद्भुत जीत हमने देखी, वो क्या जनता की जीत नहीं थी, वो सिर्फ मोदी जी की जीत थी। जनता चाहती थी कि चुनाव में एक प्रकार का बदलाव आए, इस देश में बदलाव आए, इसलिए जनता उसके रूप प्रति मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। महाराष्ट्र में भी वैसी है। 15 साल की कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार है। जितने कुकर्म हो इसमें कुछ बोलना नहीं चाहती, वहाँ पे लोग ही कह रहे हैं। उस रूप से भारतीय जनता पार्टी एक में ऐसा विकल्प है जो एक प्रकार से क्लियर मैंडेट लेके जब महाराष्ट्र में आएगी तो बहुत सारे काम हमारे भी सुलभ होंगे। एक बहुत दिलचस्प चीज जो इस पोल में निकल के आ रही है वो ये कि सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन, जब ये सवाल हमारे रिस्पोंडेंट से पूछा गया तब उद्धव ठाकरे 16% लोगों की पसंद थी, नितिन गडकरी 11% लोगों की पसंद थी, पृथ्वीराज चव्हाण 9। जब पूछा गया बीजेपी से कोई भी क्या, तो 18% ने कहा कि कोई भी चलेगा। राहुल नावरेकर, ये अद्भुत है क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी चलेगा का जो ऑप्शन है उसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करें। मतलब मोदी की, बीजेपी की क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि जिसको बीजेपी ने खड़ा किया वो चलेगा इस वक्त महाराष्ट्र में। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी चलेगा की पॉलिसी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की जनता निर्णायक निर्णय लेती है। आप अगर देखेंगे इसके पहले भी महाराष्ट्र में जो राजनीति की कल्चर है वो बहुत रेयरली हमने देखा है कि चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट जो है वह इलेक्शंस के पहले डिक्लेयर हुए हैं। आज तक महाराष्ट्र में लगभग 50 साल तक, 55 साल तक कांग्रेस और उसके बाद कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार चली है। आप मुझे ऐसा एक इलेक्शन बताइए जहां पे इन दोनों पार्टियों ने बिफोर इलेक्शन कभी भी अपना चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया हो। नंबर दो और डिक्लेयर किया, लेकिन वोटर को फर्क ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि इंडिया में इलेक्शन प्रेसिडेंशियल हो रहे हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि सीएम कैंडिडेट कौन है, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तक बीजेपी कहती थी कि आपका कैंडिडेट डिक्लेयर करो प्राइम मिनिस्टरशिप का। अभी गोवा में उन्होंने डिक्लेयर किया, बाद में सितंबर में पार्लियामेंट्री बोर्ड ने किया। तब से कहते हैं हम हमारा लीडर डिक्लेयर करते हैं। अभी इन्होंने नहीं किया है क्योंकि कहते हैं हमारे पास तो एक 188 लीडर्स है। सवाल यह है कि आपके पास 188 लीडर्स है तो बता दो कौन आने वाला है। जैसे आपने, कौन आएगा पूरा, 133 सीटें आ गई। जैसे आपने नरेंद्र मोदी के नाम दिया। इस जब हम लीडरशिप की बात विषय पे बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र यूनिट में कैसी लीडरशिप है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह कहा है। उन्होंने कहा है कि स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी अगर यहाँ होते
तो मुझे महाराष्ट्र में आने की जरूरत नहीं होती। इस स्टेटमेंट से उन्होंने बहुत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूनम जी, बाकी नेताओं में तो विश्वास ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेहनत मोदी जी को करनी पड़ रही है। कोई देता नहीं है। अच्छा, उनको बोलने दीजिए पूनम जी, सक्षम पड़े कर सके, और इसीलिए स्वयं मोदी जी को यहाँ आके 20 सभा लेनी पड़ती है, 25 सभा लेनी पड़ती है। जब बॉर्डर पे LOC का सीज फायर वायलेशन हो रहा है, तब भी भारत के प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र में आकर चुनाव का कैंपेन आप तो स्पीच देने लग गए। हाँ पूनम जी जवाब दीजिए। पार्टी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है महाराष्ट्र में, और अभी से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके कुकर्म साफ करने के लिए हमारी भी समय चला जाएगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया कि नरेंद्र मोदी जी, मुंडे जी, मैं ये कहती हूँ कि स्वर्गीय मुंडे जी के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकते हुए मैं आपके बीच में बोली नहीं थी, आपके एनसीपी के जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, जो जब दुनिया में महाराष्ट्र में जब पानी की कमी थी और लोग पानी मांग रहे थे, तो उनका क्या जवाब था महाराष्ट्र की जनता के लिए, इसका आप जवाब दीजिए। नहीं, पर फिलहाल साहिल, बीजेपी की हकीकत यह है कि जैसे 90 के दशक में इंडिया की क्रिकेट टीम होती थी कि सचिन तेंदुलकर जब तक खड़ा है तब तक तो टीम में चांस है, सचिन तेंदुलकर आउट तो टीम आउट। फिलहाल बीजेपी की वही हालत है कि मोदी है तो मोदी जिता देगा छक्के चौके मार के, मोदी नहीं है तो बीजेपी है ही नहीं, रेस में ही नहीं है। ये बीजेपी का ये ब्रह्मास्त्र ये तो साफ नजर आता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक बार इस्तेमाल होता है, यहाँ तो बार-बार ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ता है, बार-बार इस्तेमाल हो रहा है, एक ही दफा इस्तेमाल हो रहा है, और वो भी रिमेंबर ओनली 31% ऑफ द इलेक्टोरेट हैज वोटेड हिम। लेट अस नॉट मेक इट टू हिस्टोरिक व्हिच इट इज नॉट। 69% लोगों ने मोदी के और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, उधर भी लोकसभा में भी 69% लोगों ने। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ऐसे मौके पर राजीव गांधी को 49% मिले थे, 18% ज्यादा उसको नहीं आप हिस्टोरिक कहते और इसको हिस्टोरिक कहते हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं, पर राजीव गांधी की जीत में इंदिरा गांधी की मौत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, उन्हें सहानुभूति मिली। स्ट्रैटेजी यहाँ पर सक्सेसफुल हुई है राजीव गांधी ने और इंदिरा गांधी ने, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पर साहिल, फिर भी ऐसी विश्वसनीयता मोदी के इर्द गिर्द बनी है कि लोग लगभग मोदी को ही जिता रहे इस उम्मीद में कि मोदी अगर दिल्ली में रहे तो मुंबई की मदद करेंगे। क्या ये सही है? आप उनके स्पीच निकालिए, जितने स्पीच अब तक उन्होंने किया हुआ है, हर स्पीच पे वो क्या कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर, जो अब तक गुजरात में ये उनका आर्ग्यूमेंट नहीं होता था, लेकिन महाराष्ट्र में मोदी जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी तो 1 और 1 11 बनेंगे, जबकि गुजरात में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी केंद्र में बीजेपी अपना प्रदर्शन अच्छा ही वो दिखा रही थी। बात वो अलग है, लेकिन जो परसेप्शन है नरेंद्र मोदी को लेकर, उसकी जीत हो रही है, ये साफ नजर आता है। नरेंद्र मोदी के परसेप्शन पर लोग महाराष्ट्र में बीजेपी को वोट देने को तैयार है, और ये बीजेपी को पता था, और इसी के वजह से जिस तरीके से तैयारी के साथ बीजेपी चुनाव में उतरी है, उसका फल उनको मिल रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। मोदी की क्रेडिबिलिटी, संजय झा, वक्त खत्म हो गया, छोटा सा जवाब। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी की विश्वसनीयता पे बहुत बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे राहुल जी ने भी यहाँ कहा है कि देश के सामने एक बहुत गहरा एक संकट, एक गहरा मसला है, और उसको छोड़ के यदि वो वोट के लिए आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हताश है, निराश है, और उनको नतीजा 19 तारीख को मिल जाएगा। विपक्ष चाहे जो कहे, इस पोल की हकीकत यह है कि इस वक्त जनता की विश्वसनीयता मोदी को लेकर बन गई है कि वो हीमैन से लेकर सुपरमैन की भूमिका दोनों में नजर आ रहे हैं और अकेले अपनी टीम की नैया पार करते नजर आ रहे हैं।